रामचंद्रपुरम नामक गांव में राजैया नाम का एक किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम भीमुडू और छोटे का नाम रामुडू है। मरने से पहले राजैया ने कहा कि उनकी संपत्ति उनके दोनों बेटों में बराबर बांटी जाए। रामुडू मासूम और मेहनती है। भीमुडू और उसकी पत्नी सूर्यकांतम स्वार्थी लोग हैं। इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से उपजाऊ भूमि ले ली और सूखी भूमि रामुडू को दे दी। इस तरह उन्होंने रामुडू के साथ हर तरह से अन्याय किया। उन्होंने बड़ा घर लिया और रामुडू को छोटी झोपड़ी दे दी। इसी प्रकार उन्होंने वह कुआं ले लिया जिसमें पानी था और उन्हें वह कुआं दे दिया जिसमें पानी नहीं था। हालांकि रामुडू मेहनती था, फिर भी वह अकेले सूखी जमीन नहीं जोत सकता था। आज उसके लिए दिन काटना कठिन हो गया। उसने अपने भाई से मदद मांगकर सूखी जमीन जोतने की सोची। वह एक दिन भीमुडू के पास गया। भाई, इस साल मैं भी अपनी जमीन पर खेती करने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अगर आप इसमें मदद करेंगे तो मैं फसल बेचकर वापस कर दूंगा। सुनो रामुडू, तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मजदूरी भी दे दूं, हम एक काम कर सकते हैं। मेरे खेत में काम करो और अपनी मजदूरी ले लो, और उस पैसे से रात में अपने खेत में खेती करो। मासूम रामुडू ने अपने भाई की बात मान ली और अगले दिन से अपने भाई के खेत में काम करने चला गया। दिन भर काम करने के कारण रामुडू शाम को थक जाते थे। बहुत जल्द रामुडू भीमुडू की भूमि पर एक मजदूर की तरह बन गया। राजैया के मित्र चंद्रशेखर, ग्राम प्रधान, उसके साथ हो रहे अन्याय को देखकर रामुडू के पास आए। सुनो रामुडू, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। पंचायत में आकर इसकी शिकायत करें। न्याय दिलाने में सहयोग करूंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। यह सब मेरे सज्जनता के कारण हो रहा है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार क्यों होगा? ठीक है, तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखूं और तुम्हारी शादी कराऊं। मैंने आपके लिए एक गठबंधन देखा है। वह अमीर नहीं है, फिर भी वह बहुत अच्छी इंसान है। इस फोटो को देखिए। अगर तुम्हें वह पसंद आ गई तो मैं तुमसे शादी करवा दूंगा। मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। चूँकि रामुडू को सीता पसंद थी, इसलिए चंद्रशेखर ने उनसे शादी करवा दी। शादी के एक हफ्ते बाद सीता को रामुडू के साथ हुए अन्याय के बारे में पता चला। चूँकि सीता बहुत बुद्धिमान थी, इसलिए उसने भीमुडू को सबक सिखाने का फैसला किया। प्रिया, जैसे हमारी अपनी जमीन है, आइए इस वर्ष फसलें उगाए और खेती करें। मैंने भी इसके बारे में सोचा, लेकिन फसल उगाने के लिए हमें जमीन जोतनी पड़ती है। हमें इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं अच्छे से सोचती हूँ और कल तक तुम्हें कुछ सुझाऊंगी। अगले दिन सीता एक सुनार के पास गई और उससे एक सिक्के पर सोने की परत चढ़ाने के लिए कहा। उस शाम सीता ने रामुडू से जोर से बात की ताकि भीमुडू की पत्नी सूर्यकांतम, जो अपने खेत में घूम रही थी, सुन सके। प्रिय, यह सोने का सिक्का मुझे खेत जोतते समय मिला। हो सकता है कि तुम्हारे पिता ने गुप्त रूप से यहीं सोने के सिक्के गाड़ दिए हों। कल से हम अपनी जमीन खोदेंगे, गड़े हुए सोने के सिक्के एकत्र करेंगे। इन्हें बेचकर हम अमीर बन सकते हैं। सीता के हाथ में सोने का सिक्का देखकर सूर्यकांतम बगल से सुन रहा था। ओह, कितना अन्याय है। मेरे ससुर इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं?
उसने अनुमान लगाया होगा कि हम ऐसा कुछ करेंगे और उसने उन सोने के सिक्कों को उस भूमि में रख दिया। मैं अभी ये बात अपने पति से कहूँगी। इतना कहकर वह भीमुडु की ओर दौड़ी। सूर्यकांतम ने जो कुछ भी देखा वह अपने पति भीमुडु को बताया। अरे बाप रे, क्या उनकी भूमि में सोने के सिक्के हैं? मैं इस बारे में नहीं जानता। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं इसे रामुडु को नहीं देता। अभी बहुत देर नहीं हुई है, जाओ और अपने भाई से कहो कि वह हमारी जमीन ले ले और हमें उनकी जमीन दे दे। अब यह इतना आसान नहीं है। वह उस समय अकेला था, लेकिन अब उनकी एक पत्नी है। अगर हम अभी जाकर पूछेंगे तो सीता निश्चित रूप से ग्राम प्रधान के पास जाएंगी और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगी। फिर वे हमें संपत्तियों को समान रूप से विभाजित करने का आदेश देंगे। तब हम अपना बड़ा घर और जमीन खो देंगे। तो फिर अब हम क्या करें? अगर हम अभी वह जमीन मांगेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके बजाय चलो आज रात उस जमीन की जुताई करें और गड़े हुए सोने के सिक्के चुरा लें। ठीक है, चलो इसे इसी तरह से करते हैं। भीमुडु ने उस रात अपने लोगों से सुबह तक जमीन जोतवा दी, लेकिन उन्हें एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला। इससे वह गुस्से में घर चला गया। मैंने तुम पर विश्वास करके सारी भूमि जोत ली, लेकिन मुझे एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला। उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है। हो सकता है कि तुम्हारे भाई और सीता ने सोने के सिक्के ले लिए हों। चलो चलकर उनसे पूछें। इतना कहकर वे रामुडु के घर चले गए। जैसा कि सीता ने पहले ही अनुमान लगाया था, जब वे अपने घर के पास आए। प्रिय, मैंने अभी अभी हमारी भूमि का दौरा किया है। मुझे लगता है कि किसी ने हमारी बातचीत सुनी है और सोने के सिक्कों के लिए हमारी भूमि की खोज की है। शायद उन्हें सोना मिल गया होगा। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। जाने देना, क्या चोर सोना ले गए तो मान जाएंगे? वे सोना छिपा देंगे और झूठ बोलेंगे कि उन्हें कुछ नहीं मिला। शायद यही हमारी किस्मत होगी। अगर वे हमसे झूठ बोलेंगे तो क्या हम सहमत होंगे? पुलिस उन पर कड़ा प्रहार करेगी और उनसे यह बात मनवाएगी कि उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए इसी तरह सोचते हैं। लेकिन अगर वे हमसे संदिग्ध के बारे में पूछें तो आप क्या कहेंगे? मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। हमें बस एक सुराग की जरूरत है। यह सुनकर भीमुडु और सूर्यकांतम डर से कांप उठे। अब अगर हम जाकर सोने के सिक्कों के बारे में पूछेंगे तो वे अब आएंगे, क्योंकि हमने केवल इसे खोजा है। इसलिए अगर हम कहें कि हमें कोई सोना नहीं मिला तो भी वे हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारा काम हो जाएगा। ऐसा सोचकर वे चुपचाप चले गए। तब सीता देखकर हंस पड़ी। ठीक है सीता, वह भूमि कई वर्षों से सूखी थी। चूंकि अब जमीन की जुताई की जाती है, अगर हम जमीन में पर्याप्त पानी डालें तो वह उपजाऊ हो जाएगी। फिर हम फसलें उगा सकते हैं और खेती कर सकते हैं। ठीक है, अभी तुम अपने काम पर जाओ। जब तक तुम वापस आओगे मैं कुछ योजना सोचूंगा और तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर रामुडु काम पर चला गया। उस शाम जब सूर्यकांतम अपने खेत में घूम रही थी, सीता रामुडु के साथ। प्रिय, चूंकि हमारी जमीन में नमी नहीं है तो चलिए खजूर उगाते हैं। आसपास कोई खजूर नहीं उगाता। हमें भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इस तरह हम आपके भाई की तरह अमीर बन सकते हैं। उनकी बात सुनकर सूर्यकांतम अपने घर की ओर भागा। उसने भीमुडु को सब कुछ बता दिया। आखिरी बार के बारे में सोचकर भीमुडु ने अपने भाई से बदला लेने का फैसला किया। अच्छा सोच रहा हूँ। सुनना, खजूर तो सूखी जमीन पर ही उगेंगे। चलो एक काम करते हैं, आज रात को मोटर की सहायता से कुएं से जमीन में पानी डाल देंगे। इससे जमीन मुलायम हो जाएगी। यदि हम एक सप्ताह तक भूमि में पानी डालें तो वह भूमि सूखी नहीं रहेगी। उसके बाद विकास की तारीखें कैसी होंगी? यह एक बेहतरीन विचार है। अभी से इस पर काम करें।
भीमुडु ने 1 सप्ताह तक जमीन पर पानी रखा और उसे नरम बनाया। सीता यह देखकर हंस पड़ी। फिर जब सूर्यकांतम खेत में आया तो सीता ने जोर से कहा, ओह, अब हम क्या करें? हमने उस सूखी जमीन पर खजूर उगाने की सोची थी, लेकिन किसी ने जमीन गीली कर दी। हमें भी दूसरों की तरह कुछ न कुछ नियमित रूप से विकसित करना चाहिए। उसने उदासी से काम लिया। यह देखकर सूर्यकांतम अत्यधिक खुशी से भर गया। इस साल सीता और रामुडु ने कड़ी मेहनत की और फसल उगाई। उनकी मेहनत का फल पाकर फसल अच्छी हुई है। जब फसल कटाई के लिए तैयार हो गई, तो रामुडु खेत की रखवाली करने चला गया। जल्द ही वह दौड़कर सीता के पास गया और बोला, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ देयर? रामुडु चौंक कर कहा, क्यों पूछ रहे हो कि इतना धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। क्या हुआ है? चिंता मत करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। ओह सीता, टिड्डियां हमारे गांव पर हमला करने वाली हैं। अब तक उन्होंने पड़ोसी गांवों के खेतों को खा लिया है। कल दोपहर तक वे हमारे गांव आ जाएंगे। उसने उदास होकर कहा। यह सुनकर सीता ने कहा, चिंता मत करो प्रिय, मैं इसके बारे में सोचूंगा। सीता ने कहा और सोचने लगी। कुछ समय के बाद सीता ने कुछ सोचा और ग्राम प्रधान चंद्रशेखर के घर गई। चंद्रशेखर उदास होकर सिर पकड़कर बैठ गए। चंद्रशेखर गुरु, आप कैसे हैं? इतना कहकर सीता ने नमस्कार किया। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ये टिड्डियाँ हमारे खेतों पर हमला करने वाली हैं। वे कल शाम तक हमारी उपज को साफ कर देंगी। ग्राम प्रधान होने के नाते मैं अपनी फसल भी नहीं बचा सका। मुझे नहीं पता कि ग्रामीणों की फसल कैसे बचाऊं। उदास मत हो चंद्रशेखर गारो, यदि आप मेरी मदद कर सकें तो मैं टिड्डियों के हमले से बचने का एक उपाय भी बताऊंगा। कहो, आप क्या चाहते हैं? यदि आप टिड्डी बादल से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं तो मैं आपको कुछ भी दूंगा। टिड्डियों से छुटकारा पाने के बाद तुम्हें अपनी फसल के साथ मेरी फसल भी अच्छे मुनाफे पर बेचनी होगी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सीता, अगर टिड्डियाँ 2 दिन और रुकी तो गांव में अंडे देंगी। यहाँ तक कि हम उन्हें मार भी देते हैं, जिसके बाद हमें हर साल इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आप कोई स्थायी समाधान कहें तो मैं आवश्यक राशि खर्च कर सकता हूँ। इसलिए गांव में मुनादी करा दो कि एक टिड्डी पकड़ने पर 1 रुपया दिया जाएगा। यदि वे 100 टिड्डियाँ पकड़ सके तो 100 रुपया, और जो ज्यादा संख्या में टिड्डियाँ पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। उनकी बात सुनकर चंद्रशेखर हैरान रह गए। अगर हम उनसे मदद करने के लिए कहेंगे तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उन्हें टिड्डियाँ पकड़ने के लिए पैसे देंगे तो वे उन्हें पकड़ने के लिए लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने इस विचार के लिए सीता की प्रशंसा करते हुए गांव में घोषणा की। न सिर्फ उस गांव के लोग बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी टिड्डियों को पकड़ने आए। शाम तक उन्होंने सभी टिड्डियों को मार डाला, ग्राम प्रधान के पास ले गए और कतार बना दी। जैसे ही सीते का विचार सफल हुआ, चंद्रशेखर को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने अंडे रखने से पहले ही सभी टिड्डियों को मार डाला। सीता, आज आपकी वजह से हम बच गए। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए आपने जो सुझाव दिया उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं अपनी फसल के साथ साथ आपकी फसल भी अच्छे मुनाफे पर बेचूंगा। जैसा कि वादा किया गया था, चंद्रशेखर ने अच्छे लाभ के लिए फसल बेच दी और रामुडु और सीता को सौंप दी। रामुडु ने सीता की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की क्योंकि वह हर समस्या में एक अवसर देख सकती थी। टिड्डियों के हमले से गांव को बचाने के लिए उन्हें सरकार से नकद पुरस्कार भी मिला। रामुडु और सीता अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के स्वभाव से बहुत जल्द अमीर हो गए।